वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 12 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2022 में लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झूलन गोस्वामी को। हाल ही में झूलन गोस्वामी को या फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट या लीजेंड लीड क्रिकेट LLC ने क्रिकेट झूलन गोस्वामी को एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। LLC ने लीग के लिए एक ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम की भी घोषणा की, जिसमें दुनिया भर से ICC पैनल में शामिल महिला अंपायर और मैच रेफरी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के सांडे फ्रिट्ज ये पूरी लीग के लिए मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की गई। यानी अगर बात पूछे कि मैच रेफरी किसे बनाया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के सांडे फ्रिट्ज को पूरी लीग के लिए मैच रेफरी होंगी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार ये भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्रदान किया गया है। बात करें यह पुरस्कार किसे दिया गया है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार व अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। इन्होंने अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा व केडिया सिक्योरिटीज के MD डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो कुछ और जो हाल ही के दिनों में पुरस्कार करंट में रहे उसको देख लेते हैं। डॉक्टर सतीश अडिगा इनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस क्षेत्र में तो स्कॉच के मामले यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? डॉक्टर सतीश अडिगा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। वहीं भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा, जिन्होंने वर्ष 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में शूटिंग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, ने वर्ष 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान जीता। बेस्ट फीमेल डेब्यू का सम्मान किसके द्वारा जीता गया तो भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा के द्वारा। नेक्स्ट है, जिसान ए लतीफ़ ने जनवरी 2022 में फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये जिसान ए लतीफ़ के द्वारा अपने नाम किया गया है। और जिसान ए लतीफ़ पुरस्कार रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये पत्रकारिता के श्रेणी में दिया जाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, जिनकी अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान मृत्यु हो गई, को मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब द्वारा वर्ष 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। एकता नगर रेलवे स्टेशन हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब भारतीय रेलवे के केवड़िया स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम को बदलने को मंजूरी दे दी है और यह बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ
90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ ये 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। मैप में या इंडिया के मैप में ओडिशा की लोकेशन ये ओडिशा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से टच करता है। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। बात यहाँ पे आई है ओडिशा की, तो ओडिशा के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में ओडिशा के सीएम की बात करें तो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक हैं। ओडिशा में लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटें ये 10 हैं। राज्यसभा सीटें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उड़ीसा का राजकीय पशु ये सांभर हिरण है। नेक्स्ट है उड़ीसा का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है। वहीं उड़ीसा के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी उड़ीसा के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये उड़ीसा के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। बात करें यहाँ बांध की तो इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर बना है तथा हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना है, ये उड़ीसा के प्रमुख बांध है। जो हीराकुंड बांध है, कौन सा बांध? हीराकुंड बांध है। ये किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है जो पंजीकृत जीआई पंजीकृत उड़ीसा के कितने किन किन वस्तुओं को दिया गया है? तो उड़ीसा के कोणार्क पत्थर पर नक्काशी के लिए, वह पट्टाचित्र व उड़ीसा का एक गंजाम जिला है जिसे गंजम भी कहा जाता है, उसके केवड़ा फूल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियरे ओलिवियर गौरिंचन्स को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में पियरे ओलिवियर गौरिंचन्स को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर गौरिंचन्स को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वह 24 जनवरी कब से? वह 24 जनवरी 2022 को अपना काम स्टार्ट करेंगे अंशकालिक आधार पर। वह गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी। 21 जनवरी 2022 को जेफरी ओकामोटो से संस्था के पहले उपबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। यानी अभी इस मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन कार्य करेंगे? तो पियरे ओलिवियर गौरिचन्स ये IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पदभार संभालेंगे जनवरी 2022 से। और ये किसका स्थान लेंगे? तो गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। यहाँ पे बात करते हैं IMF की, तो जो IMF है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रबंधक निदेशक है वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसकी मूल संगठन यूनाइटेड नेशन है या संयुक्त राष्ट्र है। IMF का हेड क्वार्टर मुख्यालय ये वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित है और इसकी स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। और SDR का संबंध किससे है? SDR का संबंध भी IMF से है। यह IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन एंड टाटा द एथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। हाल ही में रतन एंड टाटा द एथराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हार्पर कॉलिंस ने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा की अधिकृत जीवनी प्रकाशित करने के अधिकार हासिल कर लिए हैं। रतन टाटा
रतन एंड टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी शीर्षक वाली पुस्तक नवंबर 2022 की शुरुआत तक वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाएगी। टाटा की जीवनी एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 से आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में बीबो का स्थान लेंगे? अभी आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में कौन है? बीबो है। और वर्ष 2023 से इसका स्थान किसके द्वारा लिया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा समूह के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टाटा समूह इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो टाटा समूह है वो बीबो का स्थान लिया जाएगा। टाटा समूह के द्वारा बीबो का स्थान लिया जाएगा। एक सेकंड। टाटा समूह वर्ष 2023 से आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में बीबो का स्थान लेगा। यह जानकारी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दी है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग बुझाने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान। किसके द्वारा? ये तुर्कमेनिस्तान के द्वारा दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव ने देश के गेटवे टू हेल को बुझाने का आदेश दिया है, जो एक विशाल रेगिस्तानी गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग है। वह इसे पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के हिस्से के रूप में बुझाना चाहते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह आग 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में हुई गलती से लगी थी। इसे दरवाजा गैस क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल काराकुम रेगिस्तान के बीच स्थित है। वर्ष 2018 ईस्वी में राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम साइनिंग ऑफ काराकुम कर दिया था। साइनिंग ऑफ काराकुम, किसका नाम? गेटवे टू हेल का नाम वर्ष 2018 में यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा आधिकारिक तौर पर साइनिंग ऑफ काराकुम कर दिया गया था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के साथ स्थित या नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव, वो 4 गांव कौन से हैं? मिहिरपुरवा तहसील में स्थित ये 4 गांव है। भवानी पहला है भवानीपुर, दूसरा है तेढ़िया, तीसरा गांव है ढाकिया और चौथा गांव है बिछिया। इन चारों गांव का नाम जो है क्या है, या इन चारों गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ये एकमात्र देश के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वो कौन सा देश है? नेपाल के साथ। यानी उत्तर प्रदेश या नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला ये सहारनपुर है, जो कि एकमात्र राज्य या जो कि हिमाचल प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड व हरियाणा के साथ भी सहारनपुर अपना बॉर्डर शेयर करता है। बात करें, अगर पूछता है कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे कम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से टच करता है, तो वह राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम क्षेत्रफल टच करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, मात्र एक जिले सहारनपुर से टच करता है। वहीं अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी बॉर्डर लाइन उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक टच करती है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुल 11 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। वहीं ललितपुर ये तीनों तरफ से या 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बात करें सोनभद्र ये 4 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार इन 4 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और ये किसके साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है? तो ये बिहार के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो ये लखनऊ है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बात करें यहाँ के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल बतौर राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। और लोकसभा की सीट ये 80 है, जो भारत में सर्वाधिक है। भारत में किसी राज्य में पाई जाने वाली लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट ये सबसे अधिक है। वहीं राज्यसभा सीट यहाँ की 31 है, ये भी भारत में सबसे अधिक है। और दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पर पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1947 ईस्वी को, डेट इंपॉर्टेंट, वर्ष 1947 से हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजभाषा की मान्यता प्राप्त की हुई थी। कब हुई थी? जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय हिंदी को ये राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया। वहीं 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, सैकड़ों बार पूछा गया है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त किया गया या कब दिया गया। तो 1989 को उर्दू को द्वितीय राष्ट्रभाषा का या द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। बात करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इसमें कुल 8 जिले शामिल हैं। पहला है गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ये सारे जिले जो है एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ टच करती है? तो वह मध्य प्रदेश के साथ। कुल 11 जिले जो है या उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा या न्यूनतम सीमा रेखा किस राज्य के साथ साथ टच करती है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत द्वारा दिए गए ऋण की मदद से जाफना जिले को अपनी राजधानी शहर से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका के द्वारा भारत के द्वारा दिए गए ऋण की मदद से जाफना यहाँ के क्षेत्र में या जो श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र है, ये कौन सा है? ये देखिए जाफना पेनिनसुला है। और यहाँ से लेकर इसकी कैपिटल, जो इसकी आर्थिक कैपिटल कोलंबो है, यहाँ तक एक लग्जरी ट्रेन शुरू करने की बात की गई है। भारत व श्रीलंका की बात करें तो भारत व श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी स्थित है। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, एक है प्रशासनिक कैपिटल जो है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। वहीं बात करें यहाँ की आर्थिक कैपिटल, तो आर्थिक कैपिटल एक कोलंबो है जो कि केलानी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर? केलानी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के जो है पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। और वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो गोतबया राजपक्षे हैं। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। श्रीलंका ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब है कि ये चारों ओर से वाटर से घिरा हो, मतलब ये इसके चारों ओर वाटर है। वहीं अगर पूछ ले प्रायद्वीप का मतलब होता है कि इसके 3 तरफ वाटर है। तो ये प्रायद्वीप हो गया और ये द्वीप हो गया जिसके चारों तरफ वाटर है। नेक्स्ट है, इसकी प्रशासनिक राजधानी इस जयवर्धनपुरम कोट्टे है। जयवर्धनपुरा कोट्टे है। बात करें इसकी आर्थिक राजधानी की, तो ये कोलंबो है। आर्थिक राजधानी कोलंबो जो केलानी नदी के तट पर स्थित है। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं व यहाँ के राष्ट्रपति एक गोतबया राजपक्षे हैं। पाक की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। पिथोरा थालागला ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कंफ्यूज नहीं होना, गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, वहीं महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बात करें चाय, तो चाय जो है श्रीलंका के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत ये क्या है? ये अफीम है। नेक्स्ट है, श्रीलंका को रत्नद्वीप या पूर्व का मोती भी कहा जाता है। रत्नद्वीप या पूर्व का मोती या किस देश को कहा जाता है? तो श्रीलंका को इस नाम से जाना जाता है। जो जाफना प्रायद्वीप जिसे हाल ही में कोलंबो या उसकी आर्थिक राजधानी से जोड़ने की बात की जा रही है, तो जाफना प्रायद्वीप यहाँ पर तमिल बहुल क्षेत्र है। यहाँ जो है 2 राष्ट्रभाषा है, कौन सी? एक सिंहली और दूसरा तमिल। यहाँ दोनों यहाँ की राष्ट्रभाषा है।
तमिलनाडु का जो श्रीलंका का हम्बनटोटन बंदरगाह को चीन ने 99 वर्षों तक के लिए लीज पर ले रखा है। कौन सा बंदरगाह? हम्बनटोटा बंदरगाह। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि हम्बनटोटा बंदरगाह का संबंध किस देश से है, तो यह श्रीलंका का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसको चीन के द्वारा 99 वर्षों तक के लिए लीज पर लिया गया है। अब जीके पॉइंट में हम यहाँ पे पॉलिटी का सेशन देख रहे हैं। पॉलिटी के सेशन में आज का जो ये वीडियो है वो पर्टिकुलर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन का प्रावधान किया गया है। सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 124, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 125, इसमें न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि के बारे में प्रावधान आर्टिकल 125 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 126, अनुच्छेद 126, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 127 यानी अनुच्छेद 127, इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि निम्नलिखित में किस आर्टिकल में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, तो वह कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 127। नेक्स्ट है आर्टिकल 128, इसमें उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में प्रावधान किया गया। मतलब वो भी न्यायाधीश जो है उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं जो कि क्या हो गए हैं? सेवानिवृत्त हो गए हैं। लेकिन ऐसा करने में अगर वो क्या बोलते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायालय हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तभी प्रेसिडेंट के द्वारा उनको बैठक के लिए आहूत किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 129। आर्टिकल 129, इसमें अभिलेख न्यायालय या अभिलेखीय न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, इसका प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 129 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 130 यानी अनुच्छेद 130, इसमें उच्चतम न्यायालय की पीठ के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 131 या आर्टिकल 131, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मूलाधिकार, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 131 में या अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 132। आर्टिकल 132, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 132 में किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 133 का। अनुच्छेद 133, इसमें सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 134, इसमें उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 134 में किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग, इसका वर्णन अनुच्छेद 135 में मिलता है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश, इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों तथा आदेशों की समीक्षा यह किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो यह अनुच्छेद 137 के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 138, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 139, इसमें कुछ चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 139 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 139A, इसमें कुछ मामलों का स्थानांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 140, इसमें सुप्रीम कोर्ट की सहायिका शक्तियों का वर्णन किया गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 141, इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, यानी कोई भी लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बना दिया गया है
तो वह जो कानून है वो जितने भी हाई कोर्ट या जितने भी न्यायालय हैं भारत के अंदर वो सभी के ऊपर लागू होंगे। ये वाला जो या इसका प्रावधान आर्टिकल 141 यानी अनुच्छेद 141 में मिलता है। बात करें अनुच्छेद 142, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना, इसका अनुच्छेद 142 में। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 143 यानी 143। इसमें राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 143 के द्वारा ही राष्ट्रपति इस सुप्रीम कोर्ट से जो है परामर्श करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 144 यानी 144। इसमें सिविल और न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना, इसका प्रावधान अनुच्छेद 144 में मिलता है। नेक्स्ट है अदालत के नियम, इसका प्रावधान अनुच्छेद 145 में, और अनुच्छेद 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों का खर्च, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 146 में मिलता है, तथा अनुच्छेद 147 इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की गई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे उन सभी को कवर किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति ए प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तथा अगर ये अपना जो है त्यागपत्र देना चाहेंगे तो ये अपना त्यागपत्र ये भी किसको देंगे, ये भारत के राष्ट्रपति को देंगे। बात करें इनका टाइम पीरियड या टेन्योर कितना है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका कोई टेन्योर नहीं होता है। अगर उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष हो जाती है तो वो क्या होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब तब वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कार्य नहीं करते हैं। उनकी जो अधिकतम आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। कितना है, 65 वर्ष है। और प्रेजेंट टाइम में जो क्या बोलते हैं, अभी हाल ही में कोलिजियम सिस्टम उसमें आया था, तो अभी तक क्या था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको या उनके अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हाल ही में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। और अब क्या करते हैं कि एक बेंच बैठाई जाती है जिसके द्वारा जो है वो उसमें जजेस रहते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, और ये इनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट को नाम भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट इससे सहमत नहीं होते हैं उस नाम से, या जो पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा नाम एडवाइस किया गया है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उनको जो है एक बार वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा संशोधन के साथ या फिर बिना संशोधन के साथ वो नाम प्रेसिडेंट के पास जाता है तो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पहली बार तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जो है ये क्या हो जाते हैं, ये बाध्य हो जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था उन सभी को डिस्कस किया गया है। अब आज का जो एशिया का मैप या जो मैप का सेशन चल रहा है उसमें ये एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में आज स्पेशली ये भूटान को, जो भूटान कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में जो भूटान है उसको कवर करेंगे। ये रहा भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। भूटान जो है किसके साथ अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश हुआ हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, अरुणाचल प्रदेश, चाइना, असम, इन सब राज्यों के साथ भूटान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी है, इनके साथ अपनी जो है भूटान अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बात करें भूटान को तो किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किस देश को लैंड ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये भूटान ही है जिसे लैंड ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से जाना जाता है। कुला कांगड़ी भूटान की सबसे ऊंची पर्वतीय शिखर है। कौन सी, कुला कांगड़ी। भारत की सहायता से चूखा, ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूटान में भारत की सहायता से चूखा, करछू तथा ताला जल विद्युत परियोजना भूटान में विकसित की गई है। वहीं सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाने वाला भूटान विश्व का एकमात्र देश है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जिसके द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक अपनाया गया है, तो वह भूटान है। और नेक्स्ट है जो अभी हाल ही में कौन सा, डोकलाम विवाद।
डोकलाम विवाद चर्चा में रहा वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो डोकलाम क्षेत्र ये भूटान का ही क्षेत्र है जिसमें चाइना ने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की थी। और भूटान या संयुक्त राष्ट्र भूटान की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये किसकी पहल थी? ये भूटान की ही पहल थी। यहाँ पर भूटान से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को कवर किया गया है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।